दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है और इस मौके पर मैं आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने आया हूं। सबसे पहले बाबा साहब की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये जो हमारा खास कार्यक्रम है वो डॉक्टर अंबेडकर की जो वैचारिकी है, जो उनका जो चिंतन है, उस पर कोई शास्त्रीय विमर्श या बहस नहीं है। दरअसल ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है और पहली बार मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन की एक कहानी आपके सामने कहने जा रहा हूं और ये कहानी उनकी जुबानी है। उन्होंने जो लिखा है उसी को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का रिश्ता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन के दर्शन से है, विचार से है, पूरी की पूरी जो वैचारिकी उनकी निर्मित हुई उससे भी है, क्योंकि उसने उनको झकझोर दिया। और जो घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं, अब आप स्वयं बाबा साहब के शब्दों में सुने। मैं संक्षेप में पेश कर रहा हूं, लंबी कहानी है, लेकिन बाबा साहब ने जो लिखी है कहानी, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका एक विचार था कि वो जीवन में कभी आत्मकथा लिखेंगे। हालांकि एक आत्मकथा संपूर्ण रूप से वो नहीं लिख पाए, लेकिन कुछ जो उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में, जीवन के अनुभवों के बारे में लिखा है, वह पठनीय ही नहीं है, बल्कि बहुत ही विचारोत्तेजक है और झकझोर देता है। स्वयं जब अंबेडकर साहब को उसने झकझोरा तो हम सब, आप लोग क्यों नहीं उसको पढ़कर सुनकर चकित हो जाएंगे। सचमुच हम लोग भी, हमारा भी मन मिजाज झकझोर देंगी वो कहानियां। तो आज वही कहानी आपके सामने है। ये कहानी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस वक्त 9 साल के थे और उनके जो पिताजी थे वो इनफैक्ट सातारा जिले के कोरेगांव इलाके में उस समय काम कर रहे थे और वहाँ वो एक कैशियर थे। ये कहानी दरअसल शुरू होती है जब वो रिटायर होने के बाद। पहले तो वो बसने गए उस इलाके में जहाँ उनके पुरखे रहते थे। ये डैपोली है, ये रत्नागिरी जिले का है इलाका। लेकिन फिर वहाँ पर जब नहीं मन लगा तो उनके पिताजी आ गए सतारा और सतारा में बसे। सतारा में ये 1904 तक नौकरी करते थे। तो ये घटना जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, दरअसल ये तब की है जब अंबेडकर साहब की माताजी का निधन हो गया था और सारे भाई बहन एक साथ रहते थे। पिता कोरेगांव में जो नौकरी करते थे, सातारा जिले के, वो खाटव तालुका में था। मैंने ट्रांसलेट किया है बाबा साहब के लिखे हुए को और मैं क्रमशः उस कहानी को आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा। वहां पर एक विशाल जलाशय का उस समय निर्माण हो रहा था और उसका जो सरकार ने काम हाथ में लिया था, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो उसमें वो कैशियर थे। पिता जी ने कहा कि भाई तुम लोग बच्चों एक बार हमारे यहाँ छुट्टी पर आ जाओ घूमने फिरने। तो सारे लोग तय किए। वो चाची के साथ रहते थे। चाची अपंग थी, एक तरह से विकलांग थी, बहुत परेशानी में रहती थी। तो ये बच्चे जो छोटे छोटे थे, 9 साल के, कोई था कोई 11 साल का, सब लोग मिल के खाना पकाते थे। और अंबेडकर साहब ने जो बचपन की वो यादों को जिस तरह उन्होंने सूत्रबद्ध किया है इस कहानी में, हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि मेरी 2 अन्य बहनें जो थीं, शादी के बाद वो अपने परिवार के साथ रहती थीं। तो अंबेडकर साहब ने लिखा है कि वो लोग आमतौर पे, चूंकि चाची खाना बनाने में बिल्कुल असमर्थ थी, तो हम लोग ही खाना बनाते थे, यानी बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, यानी भाई बहन। और वो लोग करते क्या थे कि चावल को मटन उसमें डाल करके पुलाव बना लेते थे अक्सर, और वो उसी को खा करके स्कूल जाते थे या आते थे, तब भी उसी तरह की चीजें खाते थे। यानी किसी तरह से काम चल जाता था। तो पिताजी ने जब एक बार कहा कि छुट्टियों में मेरे पास आ जाओ तुम लोग, तो इन लोगों ने तैयारी की, कपड़े उपड़े बनाए, जूते उते बनाए, खरीदवाए, और पिताजी की यात्रा के बारे में सारे उन्होंने ब्यौरे बता दिए थे पिताजी ने चिट्ठी लिखकर। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि दफ्तर के एक चपरासी को
वो स्टेशन भेज देंगे जब तुम लोग आओगे, वहां उतरोगे, और वो लोग फिर वो मेरे को तुम लोगों को हमारे क्वार्टर में ले आएंगे। अब ये लोग सातारा जो इनका घर था, सातारा जिले में जो जिस जगह, वहां से रेलवे स्टेशन 10 मील था। 10 मील बहुत होता है, खासकर बच्चों के लिए। तो 9 साल की उम्र थी अंबेडकर साहब की, तो एक तांगे से ये लोग स्टेशन गए, और चाची बहुत दुखी थी कि बच्चे चले जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी, लेकिन बहरहाल उनका इंतजाम करके ये लोग गए थे। जब स्टेशन पहुंचे तो इनके भाई ने टिकट खरीदा, और हम सबको 2-2 आने पॉकेट में रख दिया खर्च के लिए, कि भाई सबके पास 2-2 आने होने चाहिए। तो 2-2 आने, अब 2-2 आने बहुत कम पैसा होता है, लेकिन उस समय 2-2 आने का मतलब था। तो कोरेगांव के नजदीक का वो स्टेशन था, मसूर। यहाँ से ट्रेन से उतर जाना था। शाम 5 बजे हम वहां पहुंचकर ट्रेन से उतर गए। अंबेडकर साहब कहते हैं, अपने पिताजी के दफ्तर से आने वाले चपरासी का इंतजार करने लगे, पर काफी समय बीतने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। स्टेशन खाली हो गया। सिर्फ हम बच्चे अपने सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर अकेले पड़े थे। ये देखकर स्टेशन मास्टर आया और हमारी हालत पर तरस खाया। अब आप पूरी कहानी सुनते जाइए, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे इस कहानी ने, इस सच्ची घटना ने कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 9 साल के अम्बेडकर को झकझोर कर रख दिया। उनकी जीवन की पूरी जो एक यात्रा थी, जीवन यात्रा उसको कह सकते हैं, कैसे उसमें एक टर्निंग पॉइंट, एक मोड़ आ गया। तो अंबेडकर साहब लिखते हैं कि स्टेशन मास्टर आया और हमारी हालत देखकर तरस खाया। हमारे अच्छे कपड़े से उसे लगा कि हम लोग जरूर अच्छे घर के हैं, इसलिए वो थोड़ा मदद की मुद्रा में था, मदद करने की उसकी इच्छा उसके अंदर जागी। शायद स्टेशन मास्टर को लगा कि हम लोग ब्राह्मण के बच्चे हैं। ये अंबेडकर साहब लिखते हैं, जैसा कि आमतौर पे हिंदुओं में होता है कि कुछ ही समय बाद आमतौर पे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके प्रति बाहर के लोग भी काफ़ी दयालु होते हैं, काफ़ी आदर के साथ उनके साथ पेश आते हैं, जबकि उत्पीड़ित समाज या वंचित समाज के जो लोग होते हैं उनके प्रति वैसी भावना उनकी नहीं होती है। तो अम्बेडकर कहते हैं कि जब उसको पता चला कि, क्योंकि उसने हमारी जाति पूछी, तो जब पता चला कि हम महार हैं, तो ये जानकर उसका पूरा का पूरा अप्रोच ही बदल गई। जो बच्चों को वो मदद करना चाहता था, जो शाम हो रही थी, अकेले पड़ गए थे प्लेटफॉर्म पर, सारे लोग जा चुके थे, सिर्फ ये बच्चे थे अपने सामान के साथ, और स्टेशन मास्टर इनके प्रति उदार दिख रहा था, वो अचानक बदल गया जब पता चला कि ये बच्चे ब्राह्मण न होकर महार हैं। और अंत में वो छोड़कर अपने कमरे में चला गया बच्चों को। स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर सारे बच्चे अकेले रह गए, कोई मदद की बात सोचने वाला नहीं था, और वो चला गया। हमारी यात्रा की सारी खुशी काफुर हो चुकी थी, अंबेडकर साहब लिखते हैं, और शाम ढल रही थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर फिर आया, हमसे पूछा कि अब क्या करोगे तुम लोग। उसका थोड़ा सा रुख जो है हल्का बदला था, क्योंकि पहले तो वो भाग गया था छोड़कर इन बच्चों को, लेकिन बाद में थोड़ा सा उदार हुआ, लेकिन फिर भी रुखापन था। अब क्या करोगे तुम लोग, कुछ इस अंदाज में पूछा होगा उसने। और हम लोगों ने कहा कि बैलगाड़ी भाड़े पर लेकर हम लोग कोरेगांव पहुंचना चाहते हैं, लेकिन महारों को भाड़े की बैलगाड़ी पर बैठाएगा कौन, हम 2 गुना पैसा देने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमारी मदद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। फिर स्टेशन मास्टर ने पूछा, क्या तुम लोगों में से स्वयं कोई बैलगाड़ी हाँक सकता है। गाड़ी वाले को 2 गुना देना होगा, पर वह हाँकेगा नहीं, वह गाड़ी के साथ पैदल चलेगा। एक गाड़ीवान तैयार हो गया। 6:30 बजे हम लोग चलने को तैयार हुए। गाड़ीवान ने कहा 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं गाड़ीवान क्यों नहीं बैठेगा। गाड़ी को चलाने, बैलगाड़ी को चलाने के लिए गाड़ीवान इसलिए नहीं बैठने को तैयार है क्योंकि महार के बच्चे बैठे हैं गाड़ी पर, छू जाएगा, नजदीक हो जाएंगे, ये मामला था। तो अंबेडकर साहब लिखते हैं कि हम लोग उसका भरोसा लेकर चल पड़े। बीच में एक नदी पड़ी। फिर गाड़ीवान ने कहा कि यहां रुक करके खा पी लो, आगे पानी नहीं मिलेगा। गाड़ीवान को कुछ पैसे हमने दिए, वह भी खाने चला गया। अब पैसे से उसको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नजदीकी होने से, टच करने से प्रॉब्लम थी। हम पानी की तलाश में नहीं गए, पर नदी का पानी बहुत गंदा था। गाड़ीवान काफी देर तक नहीं लौटा,
तो हम लोग थोड़े परेशान हो गए। जब वो लौटा तो हमने फिर अपनी यात्रा शुरू की। हम घर से लाया खाना खाए। अभी हम 4-5 मिल ही गए थे कि गाड़ीवान ने अचानक हमारे अछूत होने के बाद भी गाड़ी पर वो स्वयं चढ़ाया और स्वयं हाँकने लगा। न जाने उसके दिमाग में भी क्या बदलाव आ गया। पूरा अंधेरा था। शायद उसको लगा होगा कि गाड़ी हमारी खराब हो जाएगी या बैल हमारे इधर उधर प्रॉब्लम कर देंगे, पता नहीं कैसे ये लड़के हाँकेंगे। फिर मसूर से बहुत दूर हम लोग आ चुके थे, पर कोरेगांव फिर भी नहीं आया था, अभी दूर था। हमें चिंता सताने लगी। रास्ता सुनसान था और रात हो चुकी थी। हमें संदेह हुआ कि गाड़ीवान हमें कहीं दुर्गम जगह पर छोड़कर चला न जाए, फिर या हमारी हत्या न हो जाए, हमें कोई लूट न ले। हमारे हमने सोने भी पहन रखे थे। अब ये बता रहे हैं अम्बेडकर साहब कि सोने के कुछ आइटम्स भी उनके हाथ में, या कोई होता है गले में लोग पहन लेते हैं, तो पहन रखे थे। जब हमने उससे पूछा कि भाई ये कोरेगांव कितनी दूर है, तो उसका एक ही जवाब होता था हर समय, बस आने वाला है। और अक्सर होता है गांव में भी, हमने देखा है कि कहीं कहीं जा रहे, भाई वो गांव कहाँ है, बस आने वाला है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो रात के 10 बज चुके थे, पर कोरेगांव का कोई निशान नहीं था। हम गाड़ीवान को कोसने और गरियाने लगे, पर उस पर कोई असर नहीं। अचानक रोशनी दिखी। गाड़ीवान ने कहा, वो रोशनी देखो। आ, हम लोग और आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहीं आसपास रुक जाते हैं। गाड़ीवान बोला कि वो लाइट चुंगी वसूलने वालों की जगह है, हम वहीं आज रात को रुकेंगे। आधी रात को गाड़ी चुंगी वाले की जगह पहुंच जाएगी। पानी की जरूरत है, वहां पर मांगना। गाड़ीवान ने कहा कि चुंगी वाला चूंकि हिंदू है, महार कहोगे तो पानी नहीं मिलेगा, महार कहोगे तो पानी नहीं देगा, तुम लोग कह देना कि मोहम्मडन हो। यानी मोहम्मडन को पानी मिल सकता था, लेकिन महार को नहीं मिल सकता था। इसे साबित हो रहा है। उसके पास पानी मांगने हम लोग गए, तो उसने तुरंत पहले ही पूछा, पानी की बात तो दूर रही कि पानी है या नहीं है, पहले पूछा तुम हो कौन। हमने बताया कि हम मुसलमान हैं। अच्छी उर्दू में हम लोगों ने बोला, ताकि अच्छा, उस समय आप जानते हैं कि हमारे समाज में उर्दू बोलना बहुत आम था, ताकि उसको कोई शक न हो कि हम मुसलमान नहीं हैं। पर उसने पानी नहीं दिया, कहा कि नहीं, हम तुमको पानी नहीं देंगे। फिर हम पानी पिए बगैर सोने की कोशिश करने लगे, यानी रात भर, शाम से लेकर रात हो गई, पानी नहीं बच्चों को। और पानी पिए बगैर हम सोने की कोशिश करने लगे। भूख के मारे बच्चे पास के पथरीले टीले पर सो गए। पहले 2 सोते थे और 2 जागते थे, 4 थे। यानी पहले 2 लोग सोते थे और 2 जागते थे, फिर जागने वाले सोते थे। 5 बजे सुबह बैलगाड़ी वाला आया और बोला अब चलो। हम 8 बजे सुबह चलने का हमने फैसला किया कोरेगांव। 11 बजे हम कोरेगांव पहुंच गए। ये अंबेडकर साहब बताते हैं। पिताजी हमें देखकर चौंक गए। बोले, अरे तुम लोग कैसे, तुम लोगों ने आने की खबर नहीं दी थी? हम लोगों ने पिताजी से कहा कि नहीं, हम लोगों ने चिट्ठी भेजी थी। तब पता चला कि वो चिट्ठी उनके चपरासी ने पाया, और चपरासी उनको बताना या उनको देना वो चिट्ठी भूल गया था। तो पिताजी को चिट्ठी ही नहीं मिली थी। तो कंफ्यूजन जो सारा का सारा हुआ पिताजी और बच्चों में, वो यही था कि जो चिट्ठी पिताजी की चिट्ठी के जवाब में अंबेडकर साहब के भाई ने भेजी थी, या अंबेडकर साहब ने लिखी होगी, जिसने भी लिखी होगी, इसका जिक्र नहीं है इसमें, तो वो दरअसल उनके प्यून ने वो चिट्ठी अंबेडकर साहब के पिताजी को दी ही नहीं। अब वो कैसे भेजते फिर किसी चपरासी को बच्चों को रिसीव करने के लिए? वो नहीं भेज पाए। यही सारा का सारा कंफ्यूजन हुआ। और ये बात जब वहां पता चली तो बहुत दुखी हुए उनके पिताजी। पिताजी को लगा कि अरे बच्चे हमारे आए और उनको इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी, इतनी परेशानी, किस परेशानी में वो आए हैं। और अंदाजा लगा सकते थे पिताजी उनके कि कितनी कठिनाई से बच्चे यहाँ पहुंचे होंगे। लेकिन शायद उनके पिताजी को या और किसी को नहीं मालूम था कि 9 साल के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के, तब वो डॉक्टर नहीं थे, तब वो एक बच्चे थे, छात्र थे, पढ़ते थे। और 9 साल के अम्बेडकर के दिमाग में क्या चल रहा है कि पानी पीने को नहीं मिल रहा है, छूने के लिए कोई तैयार नहीं है। गाड़ीवान कहता है कि गाड़ी में बैठो, लेकिन हाँकेंगे तुम ही लोग हाँकोगे, हम नहीं हाँकेंगे। फिर पता नहीं क्यों गाड़ी की सुरक्षा या बैलों की सुरक्षा में वो स्वयं गाड़ी पर आकर बैठ जाता है और हाँकने लगता है। अब आप कल्पना कीजिए कि गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान, वो भी 4-4 इंसान
वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पैसा उसको दे रहे हैं और मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं, डबल ट्रिपल बल्कि चौगुना पैसा दे रहे हैं। तो ये स्थिति थी कि एक दलित परिवार में पैदा हुआ बच्चा, जिसके पिता अच्छी नौकरी में थे, जिनके पास आमतौर पे दलित समाज के अन्य जो लोग परिवार थे उनके मुकाबले पैसे रुपए ठीक ठाक थे, लेकिन फिर भी उनको कोई सम्मान देने को तैयार नहीं, यहां तक कि छूने को तैयार नहीं। किस तरह से रात भर, शाम से लेकर पूरी रात 11 बजे तक बगैर पानी के लोग रहे, आप कल्पना कर सकते हैं। इस घटना ने बाल अंबेडकर, यानी बाल का मतलब बच्चा, एक 9 साल के बच्चे अंबेडकर साहब के दिमाग को किस तरह झकझोरा, और इसी के बाद उन्होंने उत्पीड़न को, भारत में कैसे समाज उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने सोचना और समझना शुरू किया। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी और कहानियां हैं जो उन्होंने वेटिंग फॉर वीज़ा में दर्ज की हैं। पहली चीज़ मैं बता दूं कि इस पुस्तिका का नाम रखा गया है, इसमें कई और कहानियां हैं, बाद के दिनों की भी हैं, और उसमें उसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। ये भी बहुत प्रतीकात्मक है, बहुत ही ये रूपक है एक तरह से। वेटिंग फॉर वीज़ा किसी वीज़ा की तलाश नहीं है, बल्कि ये है कि भारतीय समाज में कहीं जाने के लिए, कहीं रहने के लिए, कहीं जीने के लिए, उसके लिए भी वीज़ा की ज़रूरत है। और वो वीज़ा केवल सरकार का वीज़ा नहीं, इस समाज का वीज़ा, जो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। अगर वो वंचित समाज में पैदा हुआ है तो उसको इंसान क्या, जानवर से भी नीचे समझ रहा है। वेटिंग फॉर वीज़ा इस पूरी त्रासदी को, भारतीय समाज की जो आज भी बहुत बदला नहीं है, उसको एक रूपक के रूप में पेश करता है। तो वेटिंग फॉर वीज़ा न केवल कहानियों का एक छोटा संग्रह है, सच्ची कहानियों का, आत्मकथात्मक कहानियों का, बल्कि विस्फोटक, रहस्योद्घाटक और विचार उत्तेजक है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं हैं, आत्मकथात्मक, लेकिन जितनी हैं वो बिल्कुल झकझोर कर रख देती हैं। तो शायद शायद आपको अंबेडकर साहब की ये कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम।